अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस क्लासेस में रिफ्रैक्शन को पढ़ते पढ़ते हम एक स्पेशल केस डिस्कस कर चुके हैं, जिस केस में हमने कहा था कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है, और एक ऐसा केस जिसमें ऐसा ख़ास एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया जाए कि उसके कोरस्पॉन्डिंग बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम इंफॉर्मेशन, ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम इस क्लास में ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आखिर इस केस में स्नेल्स लॉ को कैसे राइट डाउन किया जा सकता है। स्नेल्स लॉ के मुताबिक क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल स्टूडेंट्स, और हम इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने इस चैप्टर की अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाली एग्जाम्पल 12.4 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स, और फाइनली हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सफ़र को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए उस पिछली बात को रिकॉल कर लें। हमने ये कहा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से एक रेयर मीडियम में दाखिल होगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएं तो एक केस ऐसा आएगा कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि अब वो सेकंड मीडियम में नहीं जाएगी, वो ऑन द बाउंड्री ट्रेवल करना शुरू कर देगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, क्रिटिकल एंगल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्रिटिकल एंगल को आप प्रीवियस क्लास में समझ चुके थे। मैंने जैसे पहले कहा कि क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में याद कर ली थी कि व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल। डियर स्टूडेंट्स, अभी भी मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं लेके गया। मैं इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले स्नेल्स लॉ की एक और फॉर्म आपसे शेयर करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाएगा जरा रिकॉल कीजिए। स्नेल्स लॉ आपने क्या कहा था? स्नेल्स लॉ आपने सिंपली कह दिया था साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट है। मैंने कहा था कि हमेशा ये फॉर्म नहीं होती, ये फॉर्म निकली है एक खास फॉर्म से, और वो करेक्ट या इनिशियल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ मैंने आपको लिखवाई थी। स्टूडेंट्स, वो क्या थी जरा रिकॉल करें। हमने कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of second medium with the sign of angle of refraction. So my dear students, this is the actual form of Snell's law. Dear students, अगर आप इस Snell's law के फॉर्म में अब अपनी इस प्रेजेंट कंडीशन के लिए वैल्यूज पुट करें तो कैसे पुट की जा सकती हैं? आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है, हमारा फर्स्ट मीडियम ग्लास है, क्योंकि रे ऑफ लाइट ग्लास से ट्रेवल कर रही है और अब वो एयर में जाना चाह रही है। सो नाउ द ट्रैवलिंग इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस केसेस में हमने जो भी रिफ्रैक्शन पढ़ी थी वो एयर से ग्लास में थी, तो इसलिए हम वहां पर सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस पुट किया करते थे फ्रॉम एयर, एयर वाला। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है हमारे इस केस यानी कि ग्लास में। स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो N1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा और N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होगा। डियर स्टूडेंट्स, N2 की वैल्यू एयर के लिए हमेशा 1 होती है। ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस कर रहे थे तब पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल बिकम ऑफ दिस फार्मूला? इस फार्मूले का क्या बनेगा? हम कहते हैं लेट्स से N1 इज इक्वल्स टू N, क्योंकि अब ये तो 1 हो गया, तो इसके लिए फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है? N1
into sine of angle of incidence is equals to n2 is 1 into sine of angle of refraction. हम कह रहे हैं कि this n1 is just equals to n for glass के लिए ये refractive index n लिखा जा सकता है, तो n into sine of angle of incidence is equals to sine of angle of refraction. So my dear students, now Snell's law can be written as n is equals to sine of angle of refraction over sine of angle of incidence. So dear students, अब आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म Snell's law की किस केस में अप्लाई होगी? Whenever the ray of light is traveling from the denser medium to the rarer medium. So आज के बाद याद रख लीजिएगा, जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही हो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डियर स्टूडेंट्स यू विल यूज द फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ इन विच वी विल से द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट. तो उस केस में हम ये बात कहेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, इनकी रेशियो एक कांस्टेंट है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर बात कुछ ऐसे कर दी जाए जो हमने प्रीवियस केसेस में कही थी कि रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो आप वो प्रीवियस रेशियो यूज कर सकते हैं जो आपने अपने पिछले लेक्चर्स में डिराइव की थी, यानी कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट. तो प्लीज इस डिफरेंस को बरकरार रखिएगा, इस डिफरेंस को कभी भी मिक्सअप ना करने दीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास स्नेल्स लॉ की दोनों फॉर्म्स, दोनों केसेस मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, अब क्रिटिकल एंगल के लिए स्नेल्स लॉ को लिखें. जब क्रिटिकल एंगल का केस हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, तो कैसे लिखा जाएगा? डियर स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर आप ये बात कहेंगे कि अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ इस तरह का है कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन रहा है, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं. तो स्नेल्स लॉ को जरा दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं. हम कैसे लिख सकेंगे इसे? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम सी. ये हमारा क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, विच विल इक्वल्स टू एन, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम. डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है? हम ये बात जानते हैं कि साइन 90 इज ऑलवेज 1. आप इस बात को कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं. अगर एक कदम और आगे आए तो साइन 90 विल बिकम 1 over sine of critical angle will become equals to the refractive index of that particular denser medium. So dear students, मेरे पास एक simplified formula बन जाएगा critical angle और refractive index of denser medium के relation के लिए, क्योंकि अक्सर ये formula क्वेश्चन में पूछा जा चुका है. क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, what is the relation between critical angle and refractive index? refractive index और critical angle में dear students क्या difference है? dear students, क्या relation है? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो मैंने आपके सामने एक छोटे से फॉर्मूले से डिराइव करके यहां पर लिख दी है. सो अगर आपसे ये बात रिलेशन की सूरत में पूछ ली जाए तो आप सिंपल इस रिलेशन को लिख देंगे. अगर कह दिया जाए इसको प्रूफ करें, तो आप ये छोटा सा प्रूफ एग्जामिनर के लिए एग्जाम में कर देंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं. चलिए एक और स्टेप आगे मूव करते हैं. हमें रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आ चुका है, तो अब वक्त आ चुका है कि हम इस चैप्टर की अगली एग्जाम्पल 12.4 को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में कुछ यही कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं. अभी याद रहे कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक मुकम्मल नहीं हुआ. चीज़ों को जोड़ कर पढ़ें, कनेक्ट करके पढ़ें, चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी. अभी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं. स्टूडेंट्स, पहले एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है हम वहाँ पर अप्लाई कर सकें. स्टूडेंट्स, हमें कहा यह जा रहा है कि लाइट की एक रे एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम यानी एयर में दाखिल हो रही है. यहाँ पर हमारा डेंसर मीडियम वाटर है, 1.33 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमारे पास जो एक रेयर मीडियम है वो एयर है.
हम चाहते हैं कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के स्पेशल केस, ऐसे केस को करें कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। तो बताइए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्रिटिकल एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द केस हियर, आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज किया जा सकता है। जस्ट राइट डाउन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, 1/sin of critical angle is equals to the refractive index of denser medium। सो याद रहेगी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है। मैं इसकी निशानी के लिए इसके नीचे छोटा सा डी लिख देता हूँ। आपने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम नहीं लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम लिखना है, क्योंकि रेयर मीडियम का डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप 1 कह चुके हैं। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। लेट मी राइट हियर डी। तो डियर स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कीजिए, आपको क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। ये लिखा जा सकता है 1/sin of c, जो आपने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.33। माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट हैव अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर। ये साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इसकी प्लेस पे जा सकता है यहाँ पर, और ये 1.33 जो है ये क्रिटिकल एंगल इस साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की प्लेस पर आ सकता है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। तो ये लिखा जाएगा 1/1.33 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। सो डियर स्टूडेंट्स 1/1.33 को सॉल्व करें, देखें क्या आता है। ये तकरीबन 0.78 वैल्यू आएगी और साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल एज इट इज। सो डियर स्टूडेंट्स अब आप फिर से इतनी मैथमेटिक्स तो अपनी प्रीवियस क्लास से जान चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है। डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक द साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो जल्दी से करके देखिए स्टूडेंट्स, हम साइन इनवर्स लेंगे तो साइन इनवर्स 0.78 इस तरफ आ जाएगा और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स साइन इनवर्स की वैल्यू लें तो 48.8 डिग्रीज क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक खास सरफेस ऑफ वाटर मौजूद हो और हम उसमें ऐसा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करना चाहें कि जिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो, लेट्स डू इट हियर। हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक जो है वो कंटेनर ऑफ वाटर है। इस कंटेनर ऑफ वाटर के अंदर ये सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये सरफेस ऑफ वाटर मौजूद है। आप चाहते हैं कि इसमें ये फिनोमिना हो यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन जाए। तो हम कहेंगे कि दिस इज द नॉर्मल एंड वी वांट कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, ये रिफ्रैक्टेड रे हो। इस केस में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री। तो हम किस एंगल पे लाइट की रे को इंसिडेंट करें। सो डियर स्टूडेंट्स द ray of light should be incident such as the angle of incidence becomes equals to 48.8 degrees. So angle of incidence will become 48.8 degrees. Only in that situation, only in that case, the angle of refraction becomes 90 degree. तो हम इसके लिए ये बात कह सकते हैं कि ये 48.8 डिग्रीज इस वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल का दर्जा रखता है। सो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। स्टूडेंट्स सो फाइनली ब्रेस योरसेल्फ, रेडी हो जाएं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। हम ये बात सीख चुके हैं कि जब भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ यूं बढ़ेगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने से जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। हमने कहा था कि हर केस में जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ इस तरह से बेंड हो रही है कि अगर उसका असल पाथ देखें तो कुछ इस तरह के, लेकिन वो नॉर्मल से पीछे की तरफ अवे बेंड हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप अब इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए इस केस में क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, थोड़ा सा और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें सच दैट नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स नाउ व्हाट विल हैपन, ये लाइट की रे इंसिडेंट करेगी और अब इस
पॉइंट से जहां पे ये इससे पहले मौजूद थी, यानी 90 डिग्री के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर ये इससे मजीद अवे बेंड हो जाएगी। आप जानते हैं इससे अवे बेंड होने का मतलब क्या है? इससे अवे बेंड होने का मतलब है कि टकरा कर वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम अकेले में इंडिविजुअली फिर से ड्रॉ करें तो हम ये बात कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा वो डेंसर मीडियम, और डियर स्टूडेंट्स उस डेंसर मीडियम में ये हमारा नॉर्मल, हम कहते हैं कि ये नॉर्मल के साथ वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर लाइट की रे क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या किया, यू सेड दैट कि इफ दिस इज द क्रिटिकल एंगल, नाउ आई विल इंसिडेंट द रे एट द एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। तो वही बात जो आपने यहाँ पर की, अब आप उसे क्लियरली यहाँ पर होता देख सकते हैं। वो लाइट की रे अगले मीडियम में नहीं जाएगी बल्कि इससे और अवे बेंड होके वापस पहले मीडियम में आ गई। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना बगैर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, बगैर किसी मिरर की सरफेस के हुआ है। ये फिनोमेना सिर्फ इस तरह से हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर गया और लाइट की रे उसी मीडियम में टकरा कर वापस आ चुकी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि इफ the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray of light will totally internally reflect into the same medium. This phenomena is called as total internal reflection. So my dear students, इस केस में आपने दो बातें याद रखनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस क्या हैं, इसकी शराइत्स क्या हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आखिर कब कब हो सकता है। सबसे पहली इसकी शर्त आपके सामने मैं लिख चुका हूं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज डियर स्टूडेंट्स, क्या हो सकती है, द रे ऑफ लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही होगी। सो द सेकेंड पार्ट इज द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बातें थी, मैं आपके साथ यहाँ पर ये बातें कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आप ये तमाम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल का रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस एग्जाम्पल 12.4 को कैसे सॉल्व किया गया, ये तमाम वो चीज़ें जो आप आज के इस लेक्चर में लर्न कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि हम इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल सी दीज एप्लीकेशंस इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।